नाउ आज हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे रिले वाले, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। नाउ आज हम लोग बात करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस के ऊपर जो बन सकते हैं या आते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं जो मैंने उठाए हुए हैं और साथ ही साथ मैं टॉपिक को सिखाने की भी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है कि भाई नेगेटिव सीक्वेंस रिले जो होती है वो कहाँ यूज़ करी जाती है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है? अब देखो नेगेटिव सीक्वेंस रिले तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी मशीन के अंदर 3 फेज़ सप्लाई देते हैं, 3 फेज़ और वो भी बैलेंस्ड केस में देते हैं, बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आर वाई और बी ये तीनों के तीनों आपस में 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे 120 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है? अगर ऐसा कुछ है तो हम कहेंगे भैया हमारी बैलेंस सप्लाई आ रही है। वहीं पे अगर ये जो एंगल 120 डिग्री इसके अलावा कोई भी एंगल हुआ, फॉर एग्जांपल ये हो गया 140 डिग्री, देन ये हो गया, ठीक है, सर्टेन एंगल, तो 120 के अलावा कोई भी फेज डिफरेंस पे अगर तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगे तो हम उसको कह देंगे अनबैलेंस सप्लाई, ठीक? तो ये अनबैलेंसिंग का केस होता है। क्यों होता है समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से समस्या क्या आती है, अनबैलेंस्ड हो गया तो क्या हुआ? तो देखो क्या होता है जब भी अनबैलेंसिंग होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी अनबैलेंसिंग होती है, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग एक कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन जो अनबैलेंस सप्लाई है उसे 3 कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन-कौन से? एक होता है पॉजिटिव सीक्वेंस, एक होता है नेगेटिव सीक्वेंस और एक होता है ज़ीरो सीक्वेंस। यानी कि हम मान के चलते हैं कि जो भी अनबैलेंसिंग है, अनबैलेंस सप्लाई आ रही है, उसे हम 3 कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं फॉर कैलकुलेशंस, ठीक है? उसकी कैलकुलेशन करने के लिए 3 कंपोनेंट मान के चलते हैं। यानी कि जो भी अनबैलेंस सप्लाई है, वो उन तीनों से मिलके बना हुआ है, ठीक है? ये जो है इसकी डिटेल स्टडी जब मैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट या अनबैलेंस सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे पावर सिस्टम सीरीज़ में, तो वहाँ पे इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी क्वेश्चन लाइक समझ लो, क्वेश्चन कैसे करने हैं इस टॉपिक पे आएँगे, ठीक है? तो अब क्या होता है, ये हो गया। नाउ पॉजिटिव सीक्वेंस जो होता है इसकी खास बात होती है कि ये सेम फेज की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सेम सीक्वेंस होता है इसका, सेम फेज नहीं सेम सीक्वेंस कहूँगा मैं इसे। सेम सीक्वेंस होता है जैसे कि आर है, देन वाई आएगा, देन बी आएगा, तो ये एक सीक्वेंस है। तो अगर आर वाई बी, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है कि अगर कोई मशीन है जिसमें आर वाई बी दी गई है, ठीक है? तो अगर आर वाई बी दिया हुआ है तो मशीन कैसे रोटेट करेगी? तो सीधी सी बात है, मशीन याद रखना, मशीन की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, यानी वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होती है मशीन की, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वो हमेशा डिपेंड करती है आरएमएफ की डायरेक्शन पे, आरएमएफ की डायरेक्शन पे। तो जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी, उसी डायरेक्शन में मोटर रोटेट करती है, ठीक है? अब आरएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो आरएमएफ की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा लीडिंग से जस्ट लैगिंग की तरफ होती है। बहुत ध्यान से समझना, लीडिंग से जस्ट लैगिंग। तो जैसे आर है, उसके बाद उससे जस्ट लैग करता हुआ वाई है एंड इससे जस्ट लैग करता हुआ बी है। तो हमेशा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी आर-वाई बी होगी और जो मोटर है वो भी रोटेट करेगी आर-वाई बी में, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोटर की रिवर्स करनी है तो कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है, कोई 2 फेज़ सीक्वेंस को आपस में इंटरचेंज कर दो। वाई को इधर भेज दो और बी को इधर भेज दो। तो अब फेज़ सीक्वेंस क्या हो गया, आर बी वाई हो गया। नाउ अब आर से जस्ट लैगिंग कौन-सा है? वाई है। वाई से जस्ट लैगिंग कौन-सा है? बी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अब देखो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज़ हो गई, ठीक है? समझ में आ रहा है? सो दैट इज़ द सिंपल क्वेश्चन जो कि सिंपल कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द क्वेश्चन जो इस पे आते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे हम पता करेंगे किसी भी मशीन की। तो ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन निकालेंगे तो हमेशा क्या करना पड़ेगा हमें? इस तरीके का हमें ये देखना होगा कि सीक्वेंस क्या है, फेज़ सीक्वेंस। खैर यहाँ पे मैंने ये चीज़ बता दी, इसके ऊपर करीब आपको 10-15 क्वेश्चन प्रीवियस के 10-20 सालों में मिल जाएँगे आए हुए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप यकीन नहीं करोगे गेट तक में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? इस सिंपल से कॉन्सेप्ट पे, तो इसको हल्के में मत लेना। खैर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो सीक्वेंस, जिसमें पॉजिटिव जो सीक्वेंस होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस इसका जो फेज़ सीक्वेंस होता है, वो सेम होता है जो ओरिजिनल 3 फेज़ आ रहे थे। नेगेटिव जो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है, इसका जो फेज़ सीक्वेंस होता है, ये अपोज़िट होता है। यानी कि अगर मान के चलते हैं आर, वाई, बी है मेन मेन फेज़ का, थोड़ा-सा स्क्रीन साफ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर, वाई, बी है मेन फेज़ का, ठीक है? आर, वाई, बी, ठीक? तो जो पॉज़िटिव सीक्वेंस होगा, उसका भी फेज़ सीक्वेंस सेम होगा आर, वाई, बी, ठीक? एंड जो नेगेटिव सीक्वेंस होगा, उसका होगा आर, बी, वाई। समझ में आ रहा है? तो जस्ट अपोज़िट फेज़ सीक्वेंस होता है। अब अपोज़िट फेज़ सीक्वेंस होता है, अच्छा ज़ीरो सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, उसमें आर, वाई, बी यानी कि तीनों के तीनों सेम फेज़ में एग्ज़िस्ट करते हैं, सेम सीक्वेंस होता है उनका मतलब सेम ज़ीरो फेज़ डिफरेंस, ठीक है? सेम फेज़ में यहाँ पे सेम फेज़ में एग्ज़िस्ट करते हैं तीनों के तीनों कंपोनेंट, ठीक? तो अब देखो ध्यान से, अब जो पॉज़िटिव कंपोनेंट है, पॉज़िटिव कंपोनेंट ये जो रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ आरएमएफ यानी जो प्रीवियस थी ओरिजिनल डायरेक्शन में ही बनाएगा।
तो मान के चलते हैं ये है तुम्हारा ओरिजिनल कंपोनेंट, ठीक? ओरिजिनल कंपोनेंट है तो इसके अंदर ओरिजिनल मतलब फेज़ है, तो इसकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो ये बन रही है। नाउ पॉजिटिव ये हो गई ओरिजिनल के कारण, तो आरएमएफ ओरिजिनल, ठीक है? नाउ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो होगा, क्योंकि फेज सीक्वेंस सेम है, तो इसकी वजह से, इस पॉजिटिव कंपोनेंट की वजह से भी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी सेम डायरेक्शन बनेगी। लेकिन नेगेटिव का सीक्वेंस अपोजिट है, तो नेगेटिव की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? इतना चीज़ समझ में आई? तो कोई भी अगर मशीन है, ठीक है? कोई भी मशीन है हमारे पास, 3 फेज मशीन है, तो उसके अंदर अगर ओरिजिनल फेज ये है, दिस इज़ योर ओरिजिनल फेज, तो पॉजिटिव कंपोनेंट इसी तरफ होगा और नेगेटिव कंपोनेंट की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है? इसके ऊपर अगर बहुत डिटेल में जानना चाहते हो, नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हो, तो मैंने इसके ऊपर हार्मोनिक्स वाली सीरीज़ बनाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है हार्मोनिक्स। हम लोग पढ़ते रहते हैं, बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, पर पता नहीं होता कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो ये हार्मोनिक वाली मैंने एक सीरीज़ तैयार करी हुई है, इसको जाके चेक करो। 5 पार्ट में मैंने बनाया है, 5-6 लेक्चर में, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने विजुअलाइज़ करके दिखाई हुई हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख जाएगी कि पॉजिटिव कैसी होती है, नेगेटिव कैसी होती है और क्या असर होता है। तो ये चीज़ वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव सेम डायरेक्शन, नेगेटिव की अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर ऐसा कुछ है, ठीक है? तो अब देखो ये जो नेगेटिव कंपोनेंट है, दिस विल प्रोड्यूस रिवर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बनाएगी आपकी रिवर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? यानी कि रिवर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ना इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक तो हीटिंग होती है मशीन के अंदर, हीटिंग होने लगेगी मशीन के अंदर। दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये अच्छी खासी देर तक रह गई तो डैमेज कर सकती है मशीन को। तो इसीलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग क्या करें, इसको पॉइंट आउट करें कि भाई अगर रिवर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यानी कि नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट अगर पिक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई उसको अलार्म बजने ज़रूरी हैं। एक और बात भी है यहाँ पे, ये जो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, ये अगर पिक्चर में आ गया तो ये इट आल्सो सिग्निफाई दैट अनबैलेंसिंग हो रही है। समझ में आ रही बात ये? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे कि मान के चलते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी मशीन जो चल रही है, वो हमेशा बैलेंस सप्लाई पे चले, है ना? ये हमेशा बैलेंस आउट पे चले। तो बैलेंसिंग सप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? बैलेंसिंग सप्लाई अगर तुम्हें चेक करना है, तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव सीक्वेंस से तो पता नहीं चलेगा कि अनबैलेंसिंग हो गई है। केवल नेगेटिव सीक्वेंस इकलौता ऐसा कंपोनेंट है जो अगर आ गया, अगर तुमने उसे डिटेक्ट कर लिया, तुम्हारे सिस्टम के अंदर अगर नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है मशीन के पास, तो इसका मतलब अनबैलेंसिंग हुई है। समझ में आ रही बात ये? तो ये एक एक इनडायरेक्ट प्रोसीजर है, एक इनडायरेक्ट मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं कि मशीन बैलेंस्ड सप्लाई पे चल रही है कि मशीन अनबैलेंस्ड पे चल रही है, ठीक है? तो मशीन तुम्हारी बैलेंस सप्लाई बैलेंस है कि अनबैलेंस है, इनके बीच का एक अंतर, एक ऐसा फैक्टर जिसको हमने अगर पकड़ लिया तो हम बता सकते हैं वो है नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है? तो इसीलिए नेगेटिव सीक्वेंस जो होती है उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो वो मशीन को हीटिंग होने से ही बताता है, डैमेज होने से ही बचाता है। पावर सिस्टम में भी हेल्प करता है कि अगर पावर सिस्टम जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके अंदर अगर मान के चलते हैं अनबैलेंसिंग हो रही है, तो वो कैसे पता करोगे कि अनबैलेंसिंग हो रही है? हर समय फेज़ तो नापोगे नहीं। अनबैलेंसिंग कैसे पता करोगे? इस रिले को लगा दो, ठीक है? तो नेगेटिव सीक्वेंस को अगर हमने डिटेक्ट कर लिया, तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस रिले। तो अब यहाँ पे आती बात कि नेगेटिव सीक्वेंस का हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? तो इसका मेनली इस्तेमाल जो होता है वो अल्टरनेटर में होता है, ठीक है? समझ में आ रही बात है? क्योंकि अल्टरनेटर मैंने बताया ना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटर के अंदर अगर रिवर्स बन गई तो हीटिंग एंड डैमेज कर सकती है। तो इसीलिए मेन काम तो इसका अल्टरनेटर में होता है, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ पे? अगर और भी चीज़ें अगर बात करें तो और जगहों पे जहाँ पर भी हमें अनबैलेंसिंग डिटेक्ट करनी होगी, वहाँ पे हम इस नेगेटिव सीक्वेंस रिले को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेन काम अल्टरनेटर में होता है। अगर तुम्हारी सिंक्रोनस मोटर लगा रहे हो या इंडक्शन मोटर लगा रहे हो, तो वहाँ पे भी ये रिले लगा सकते हो। क्योंकि भई मोटर अगर हम लगा रहे हैं, इतनी महँगी मार्केट से खरीद के लाए हैं, तो अगर अनबैलेंसिंग होगी, जल जाएगी। तो इसके लिए भी हम इसको लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? अल्टरनेटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फीडर की प्रोटेक्शन में हम कौन से रिले का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है? तो फीडर की प्रोटेक्शन, अब देखो फीडर क्या होता है? फीडर में हम लोग पावर जो होती है हमारी फ्लो कर रही होती है और फीडर की प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो स्पेसिफिकली फीडर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हमेशा ट्रांस रिले, ठीक है? ट्रांस ले रिले का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक नाम और होता है बेसिकली ट्रांस रिले क्या होती है? इट इज़ अ डिफरेंशियल रिले। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल रिले, ठीक है? अब डिफरेंशियल रिले क्या होती है? इसको भी ज़रा समझ लो, इसको डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लो मेरी ये ट्रांसमिशन लाइन है या फीडर है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई भी फ़ॉल्ट ना हो, तो इंटरनल फ़ॉल्ट अगर मैं चाहता हूँ कि इंटरनल फ़ॉल्ट हो और मुझे पता चल जाए, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा है, इस पॉइंट पे एक सीटी लगा दो, एक इस पॉइंट पे सीटी लगा दो, ठीक है? और यहाँ से ये दोनों कनेक्ट कर दो वाया रिस्ट्रेनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉइल, तो मान के चलते हैं दिस वन इज़ द रिले।
ठीक है, इस तरीके से ऑपरेट होती है ट्रांस रिले और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। अब क्या होगा, अगर यहाँ का जो पोटेंशियल है V1 और ये है पोटेंशियल V2, तो अगर कोई भी दोनों पोटेंशियल अगर बराबर रहेंगे तो किसी भी तरीके का फॉल्ट डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? तो अगर क्या होता है, अगर CT1 पे जो पोटेंशियल है एंड CT2 का जो पोटेंशियल है V1 इक्वल टू V2, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई रिले ट्रिप नहीं होगी। वहीं पे अगर मान के चलते इंटरनल फॉल्ट हो गया, कैसे भी करके सेंटर में फॉल्ट हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये वाला जो पोटेंशियल है और ये वाला जो पोटेंशियल है वेरी कर जाएंगे, यानी कि V1 नॉट इक्वल टू V2। अगर ये दोनों पोटेंशियल वेरी कर जाएंगे तो देयर एग्जिस्ट सर्कुलेटिंग करंट, तो एक सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगा पिक्चर के अंदर। और ये जो सर्कुलेटिंग करंट है, ये जब फ्लो करेगा या तो CT1 से CT2 की तरफ या CT2 से CT1 की तरफ, तो इट विल ऑपरेट दी रिले, तो ये क्या करेगा, रिले को ऑपरेट कर देगा। बाकी डिफरेंशियल रिले के ऊपर जब मैं अभी आगे चल के स्विच गियर प्रोटेक्शन की सीरीज को शुरू करेंगे, तो बहुत डिटेल में जब बात करेंगे, तो वहां पे हम लोग इसकी पूरी वर्किंग सीखेंगे। अभी केवल क्वेश्चंस और ऊपर का कॉन्सेप्ट समझ लो, जिससे आपके MCQ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, डिटेल्ड लेक्चर के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पावर सिस्टम सीरीज के अंदर ही हम इसका करेंगे या सेपरेट सीरीज बना देंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन की, पर अभी करेंटली आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझ लो। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि डिफरेंशियल कैसे काम करती है, दूसरा आ जाता है कि इंटरनल फॉल्ट पे काम करती है, एक्सटर्नल तो इंटरनल पे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में ही ये रिले जो होगी वो ऑपरेट करेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको यहाँ से, अच्छा एक चीज और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो CT1 और CT2 जो हमने कनेक्ट करे हैं, ये बेसिकली करे जाते हैं, इनको हम कहते हैं पायलट वायर भी कहते हैं, पायलट वायर के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हम जो जो इनको कनेक्ट कराए, ठीक है, इसको हम लोग पायलट वायर के थ्रू कनेक्ट कराए। तो रिले, ये जो डिफरेंशियल रिले होती है पायलट वायर के थ्रू ऑपरेट करती है, 2 CT की जरूरत पड़ेगी और इस तरीके से हमारा सारा काम होता है। तो इसी की स्कीम को ट्रांसलेटर कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो भी छोटी सी लाइन होती है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की लाइन में ये काम करती है। ठीक है, तो इसलिए याद रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये फीडर की प्रोटेक्शन में काम आता है, या फिर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। कोई छोटी ट्रांसमिशन लाइन होगी, कितनी छोटी, लेस देन 50 किलोमीटर। अगर 50 किलोमीटर से कम की लाइन है तो हम इसका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, 50 किलोमीटर से ज्यादा की लाइन, बहुत बड़ी लाइन ले लोगे, तो CT1 और CT2 को और रिले को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखना कि जो भी हम लोग डिफरेंशियल रिले का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशियल रिले, इसका इस्तेमाल मेनली करा जाता है फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लेस देन 50 किलोमीटर और फीडर की प्रोटेक्शन में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, तो ट्रांसले का इस्तेमाल करेंगे फीडर की प्रोटेक्शन में। आयु समझ में आ गया होगा, तो कैसे काम करती है, क्या क्या होता है ना। यहाँ पे पूछा गया है कौन सी रिले हम लोग एंगल इम्पिडेंस, कौन सी रिले को एंगल इम्पिडेंस रिले कहा जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था एंगल इम्पिडेंस रिले, एंगल इम्पिडेंस रिले मेनली कहा जाता है मो रिले को। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मो रिले को ही हम लोग एंगल इम्पिडेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इम्पिडेंस रिले कौन सी होगी जो सॉरी इम्पिडेंस रिले का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था, रिम याद रखना, RIM। ठीक है, RIM रखना, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। अब कौन सा पूछा गया है, इम्पिडेंस रिले। इम्पिडेंस रिले क्या है, ये इम्पिडेंस रिले किसके लिए, मीडियम के लिए, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिले होती है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे फीडर और लार्ज बस बार की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो मैंने अभी बताया था तुम्हें ना, फीडर्स हो गए, बस बार हो गए, ठीक है, ये इन सब की जगहों पे फीडर बस बार हो गए और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इन सब जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी रिले, डिफरेंशियल रिले। अभी पीछे हमने सीखा था, क्योंकि यही एक रिले है जो इंटरनल के फॉल्ट को डिटेक्ट करने का काम करती है, तो डिफरेंशियल रिले, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पायलट रिले का इस्तेमाल क्या करेंगे। देखो पायलट रिले, अब ये जो पायलट रिले है आपको याद होगा, जब मैं अभी पीछे बता रहा था डिफरेंशियल रिले या फिर ट्रांसले रिले जब बता रहा था, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये जो CT1 था एंड CT2, ये जो थे, ये दोनों के दोनों किससे कनेक्टेड थे, वाया पायलट वायर। यहाँ पे रिले का मान चलना है तो पायलट वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो वहीं से आया है पायलट वायर, मतलब पायलट रिले, यानी कि जिसमें पायलट वायर का इस्तेमाल होता है। तो पायलट रिले का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, तो पायलट रिले का मेनली अभी मैंने पीछे बताया था कहाँ, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, बस बार में, फीडर में और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। अब यहाँ पे कुछ अलग चीज पूछी गई है, तो ये जो पायलट रिले होती है स्कीम, इसकी खास बात क्या होती है, तो इसकी खास फीचर होते हैं कि इट इज अ हाई स्पीड ट्रिपिंग। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसकी जो ट्रिपिंग होती है बहुत तेज होती है, तो हाई स्पीड रिले की तरह इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि रिले जो होती है उसकी प्री डिटरमाइंड कंडीशन में जो ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जब भी हम रिले की बात करते हैं, ठीक है, तो कोई भी रिले जो होती है वो क्या करती है, हर समय सेंस करती रहती है कितना वोल्टेज चल रहा है, कितना करंट चल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ प्री डिटरमाइंड पैरामीटर्स होते हैं, हम सेट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें कि भाई आई अगर 40 एम्पियर से ऊपर चला जाए तो रिले ट्रिप हो जाए। तो ये जो कंडीशंस हमने डाली हैं, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड प्री डिटरमाइंड कंडीशन। यानी कि हम इसके अंदर सेट करके रहते हैं कि भाई इतनी कंडीशन है, इतना वोल्टेज, इतना करंट होना चाहिए, इससे ऊपर जाएगा तो तुम ट्रिप हो जाना। तो ये इन सबको हम लोग कहते हैं प्री डिटरमाइंड कंडीशन। नाउ अगर रिले उस प्री डिटरमाइंड कंडीशन में ऑपरेट हो रही है तो उसकी इस फीचर को क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये 4 नाम दिए गए हैं, इन सबको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। तो जनरली जो रिले होती है उसके अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जरा इन चारों प्रॉपर्टी को समझा देते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी ये बता रही है कि रिले की एबिलिटी टू ऑपरेट विद लो वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी। यानी कि सेंसिटिविटी ये बताती है कि जो तुम्हारी रिले है, ठीक है, जो भी आप रिले ले रहे हो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, वो इतनी काबिल होनी चाहिए कि वो ऑपरेट कर सके एक मिनिमम वैल्यू ऑफ लो वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी। यानी कि अगर हमने कहा है कि 40 एम्पियर, तो 40.01 जैसी जाए तो रिले तुम्हारी ट्रिप हो जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सेंसिटिव होनी चाहिए, यानी कि 0.01 भी अगर ज्यादा गया, हमने कहा है 40 तक ठीक है, 40 से अगर जरा भी ज्यादा गया तो रिले ट्रिप हो जाए। तो ये कितनी सेंसिटिव है, दिस विल डिसाइडेड बाय द सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी बताती है कि जरा सी भी, यानी 0.01 भी अगर एबनॉर्मल हुआ तो रिले तुम्हारी ट्रिप हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसे हम कहेंगे सेंसिटिविटी। ना दूसरी प्रॉपर्टी है सेलेक्टिविटी। तो इसको जरा समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि मान के चलते हैं हमने रिले लगाई, ठीक है? अब रिले का ये काम होना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर इसका एक ज़ोन ऑफ प्रोटेक्शन है। तो अगर तुम्हारा जो पर्टिकुलर है, तो वहाँ पे हर बार क्या होता है, हर समय सर्टेन नॉइज़ रहती है, ठीक है? नॉइज़ मतलब करंट तुम्हारा वेरिएबल करता रहेगा, सारी चीज़ें आस-पास की चीज़ें जो होंगी वो वेरिएबल होती रहेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा जो रिले है, वो ट्रिप हो अगर उसके ज़ोन का फ़ॉल्ट है। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? तो इट शुड बी सेलेक्टिव कि जो हमारा ज़ोन है, इसके अंदर जो फ़ॉल्ट है, वो ही उसी पे हमें ट्रिप होना है। मान के चलते हैं अगर यहाँ पे कोई फ़ॉल्ट हुआ और उसकी नॉइज़ तुम्हारे रिले के अंदर से पास हो रही है, तो रिले तुम्हारी ऐसे के ऐसे ही नॉर्मल रहनी चाहिए, यानी कि नॉन ऑपरेटिव रहनी चाहिए, अगर जो फ़ॉल्ट हुआ है वो उसके ज़ोन के बाहर का है, ठीक है? तो यानी कि अगर आपने कोई रिले लगाई, ठीक है, रिले, और वो उसके ज़ोन के अंदर का फ़ॉल्ट है, तो रिले ट्रिप होनी चाहिए। और अगर आउटसाइड ज़ोन है, तो रिले ट्रिप नहीं होनी चाहिए, तो नो ऑपरेशन, ठीक है? समझ में आ रही बात ये? ठीक, तो ये ज़रूरी है कि तुम्हारी जो रिले है, वो इतनी ज़्यादा सेलेक्टिव हो कि उसे कब ऑपरेट होना है। यानी कि अगर उसके ज़ोन में फ़ॉल्ट हो रहा है, तो वो ट्रिप हो, और आउटसाइड ज़ोन हो, तो ट्रिप ना हो। तो इनके बीच में उसे सिलेक्शन करना आना चाहिए कि भैया हमें यहाँ पे ट्रिप होना है और यहाँ पे ट्रिप नहीं होना है। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज़ सेलेक्टिविटी। यानी कि जो नॉइसेज़ हैं, ठीक है? उस नॉइसेज़ को वो क्लियर आउट करके फ़ॉल्ट को और नॉट फ़ॉल्ट को आइडेंटिफ़ाई कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। समझ में आ रही बात ये? कि फ़ॉल्ट हुआ है कि नॉर्मली एक ट्रांजिएंट कंडीशंस हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सके। तो एक तो इसके बीच में उसे रिले को तुम्हारे ऑपरेट करना आना चाहिए कि जब उसके ज़ोन में है और नॉट नॉन ज़ोन या नॉट ज़ोन, उसका ज़ोन नहीं है। इनके बीच में उसे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और दूसरा फ़ॉल्ट है कि ट्रांजिएंट्स हैं, यानी कि ट्रांजिएंट को हम नॉइज़ की तरह ले लेते हैं कि जो फ़ॉल्ट तो नहीं हुआ है, पर करंट वेरी कर गया या वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट कर गया। तो नॉर्मल फ्लक्चुएशंस हैं कि फ़ॉल्ट हुआ है। इसके बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और ज़ोन्स हमारे जो हैं, वो ज़ोन हमारे ज़ोन में हुआ है कि किसी और ज़ोन में हुआ है। तो इन सब की चीज़ों में उसे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिव होना चाहिए रिले को। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ तीसरे हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी का। ठीक है? स्टेबिलिटी का समझ लो। तो स्टेबिलिटी का सेम यही मतलब हुआ जैसे आपने बताया था कि हमारी जो रिले है, ठीक है? वो अगर उसके ज़ोन का फ़ॉल्ट हुआ है, तब तो वो ट्रिप होगी। और अगर आउट ऑफ द ज़ोन फ़ॉल्ट है, आउट ऑफ द ज़ोन, तो ऐसे में तुम्हारी रिले जो है वो ट्रिप नॉट ट्रिप, ठीक है? उसको ट्रिप नहीं होना चाहिए। और क्या रहना चाहिए? स्टेबल रहना चाहिए। समझ में आ रही बात ये? तो अगर आपके रिले जो तुमने लगाई है, वो उसके प्रोटेक्टिव ज़ोन के बाहर का अगर कोई फ़ॉल्ट है, तो रिले को स्टेबल रहना चाहिए, और यही प्रॉपर्टी नोन होती है स्टेबिलिटी के नाम से।
यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए रिले कि वो हर बार ट्रिप हो जा रही है, किसी के उसमें फॉल्ट हुआ ट्रिप हो गई, कोई जरा सा ट्रांजिएंट आया ट्रिप हो गई। तो इट शुड बी स्टेबल अगर उसके जोन का फॉल्ट नहीं है। तो सेलेक्टिविटी में क्या होना चाहिए कि कब उसके जोन का फॉल्ट है और कब उसके आउट ऑफ द जोन फॉल्ट है, ये उसे पता होना चाहिए। तो इनके बीच में सेलेक्टिव होना चाहिए, या कब ट्रांजिएंट्स हैं एंड कब फॉल्ट हुआ है इसके बीच में सेलेक्टिव होना चाहिए। तो ये हो गई सेलेक्टिविटी। और जब उसके जोन में फॉल्ट नहीं हुआ है, यानी कि जब आउट ऑफ द जोन फॉल्ट है, आउट ऑफ द जोन, तो ऐसे केस में रिले जो हमारी है वो शुड बी स्टेबल रहनी चाहिए। ठीक है, रिले स्टेबल रहनी चाहिए। और ये जो है इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्टेबिलिटी। तो रिले स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आउट ऑफ द जोन फॉल्ट हो रहा है या तुम्हारे फ्लक्चुएशंस हैं, तो उस केस में रिले हमारी स्टेबल रहे और ट्रिप ना करे। दिस इज प्रॉपर्टीज उन्होंने स्टेबिलिटी। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है तुम रिले के ऊपर रिलायबल हो सको, यानी कि रिलायबल होनी चाहिए। किस मामले में? कि अगर फॉल्ट आया, यानी कि अगर प्री डिटरमाइंड कंडीशन हुई, तो रिले शुड ऑपरेट। क्वेश्चन सब बात समझ में आ रही? यानी कि अगर हमने सेट करा था अगर 40 एम्पियर करंट आएगा तो रिले ट्रिप होगी। समझ में आ रहा है? ये अगर तुम रिले रिले जो है उसके ऊपर इतना रिलायबल आपको रिले को होना चाहिए कि अगर हमें पता है हम चैन से सो रहे हैं, हमें पता है कि अगर 40 एम्पियर करंट या उससे ऊपर जाएगा तो रिले ट्रिप हो जाएगी। तो अगर प्री डिटरमाइंड कंडीशन मीट हुई, यानी कि अगर 40 एम्पियर से ऊपर करंट गया, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आई ऑपरेटिव करंट ज्यादा हुआ 40 एम्पियर से, तो तुमने ये कंडीशन रिले के अंदर सेट कर दी तो रिले ट्रिप हो जाएगी। नाउ अगर रिले 40 के ऊपर करंट गया और रिले ट्रिप हो गई, ठीक है, रिले ऑपरेट कर गई 40 के ऊपर करंट जाने पे, तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी रिलायबिलिटी, यानी कि हमारी जो रिले है वो रिलायबल है। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। भाई रिले क्यों लगा रहे हो? रात में तुम तभी तो चैन की नींद सो पाओगे जब तुम्हें पता है कि अगर कोई अनवांटेड चीज हुई तो तुम्हारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो ऑपरेट करेगा, है ना? तो ये क्या है? रिलायबिलिटी है कि हम रिलायबल हैं, हम रिलायबल होके सो सकते हैं उस रिले पे कि अगर मतलब प्रीसेट कंडीशन हुई, प्री डिटरमाइंड फॉल्टी कंडीशंस अगर हुई, तो 100% रिले तुम्हारी ऑपरेट करेगी। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिलायबिलिटी। तो आई होप समझ में आ गया होगा चारों में क्या अंतर है। इन चारों के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि रिले जो होगी वो अगर प्रीसेट कंडीशन में ऑपरेट हो रही है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रिलायबल है रिले। समझ में आ रही बात ये? अगर ये पूछा जाता कि रिले जो है तुम्हारी वो स्टेबल रह रही है अगर फॉल्ट जो है वो दूसरे जोन में हुआ है, तो क्या कहेंगे? स्टेबिलिटी कहेंगे। अगर हम कहेंगे कि रिले हमारी ऑपरेट हो रही है फॉल्ट में लेकिन इनऑपरेटिव है ट्रांजिएंट कंडीशन में, तो ट्रांजिएंट और फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर पा रही है, ठीक है, सेलेक्ट कर पा रही है, तो इसे हम कहेंगे सेलेक्टिविटी। अगर हम कहेंगे रिले को हम अगर रिले ऑपरेट हो रही है इवन 0.01 एम्पियर भी ज्यादा हो गया करंट, तो इट शुड बी कॉल्ड सेंसिटिविटी। समझ में आ गई? तो सारे के बीच में अंतर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भैया आईडीएमटी ओवर करंट रिले किस काम के लिए मतलब ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करती है कौन से फॉल्ट में? तो ट्रांसफार्मर इसके दो प्रोटेक्शन होते हैं, एक होते हैं इंटरनल प्रोटेक्शन, इंटरनल वाइंडिंग में प्रोटेक्शन, और एक होते हैं एक्सटर्नल फॉल्ट से प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल फॉल्ट से। तो अगर इंटरनल वाइंडिंग में कोई फॉल्ट आया है इसके लिए हम बकॉज रिले का इस्तेमाल करते हैं। बकॉज रिले मैंने अभी पीछे बताया था। और एक्सटर्नल अगर कुछ फॉल्ट आया है तो उसके लिए हम यूज करेंगे आईडीएमटी रिले। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे करंट ऑप्शन कौन सा होगा? एक्सटर्नल फॉल्ट का ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ थोड़ा सा आईडीएमटी पूछा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली 3 तरीके की रिले होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, अगर टाइम के बेसिस पे बांटा जाए। एक होती इनवर्स रिले, एक होती डेफिनेट टाइम, और एक होती है इन दोनों का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन आईडीएमटी, यानी कि इनवर्स डेफिनेट टाइम रिले। यानी कि उसमें इनवर्स का भी थोड़ा-सा है, डेफिनेट का भी है, तो दोनों का मिक्सचर होता है आईडीएमटी रिले। इनवर्स रिले की खास बात क्या होती है कि इनके अंदर जो टाइम ऑफ ऑपरेशन होगा, टाइम ऑफ ऑपरेशन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फॉल्ट करंट के, सिंपल सा है। यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा फॉल्ट करंट होगा, उतनी जल्दी रिले ऑपरेट करेगी। समझ में आ रहा है? तो अगर फॉल्ट करंट मान के चलते हैं 10 एम्पीयर का है, तो रिले 10 सेकंड में ऑपरेट करेगी। अगर 50 एम्पीयर का हो गया, तो ये 5 सेकंड में ऑपरेट कर जाएगी। समझ में आ रही बात ये? तो जितना ज़्यादा फॉल्ट करंट होगा, उतनी जल्दी रिले तुम्हारी जो होगी वो ऑपरेट करेगी। ये फीचर है इनवर्स टाइम का। डेफिनिट टाइम में क्या है कि भैया हमने सेट कर दिया कि अगर 10 एम्पीयर से ज़्यादा करंट हुआ, तो रिले ट्रिप होगी।
तो डेफिनेट टाइम में क्या है कि जैसे ही 10 एम्पीयर के ऊपर करंट गया 10.01 भी, तो रिले जो होगी वो एकदम से, यानी कि 1 सेकंड के अंदर रिले जो होगी वो ट्रिप हो जाएगी, या 0.1 सेकंड में, जो भी हमने सेट कर रखा है। तो डेफिनेट टाइम अब 10 की जगह 10.01 हो, चाहे 50 एम्पीयर करंट चला जाए, रिले हमेशा 0.01 सेकंड या जो भी हमने सेट करा है उतनी देर में ट्रिप हो जाएगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि 11 एम्पीयर करंट था फॉल्ट करंट या फिर 50 एम्पीयर था, टाइम सेम रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेट टाइम में टाइम सेम रहेगा ऑपरेशन का, भले ही फॉल्ट की करंट की कितनी भी वैल्यू हो, इट डजंट डिपेंड ऑन इट। तो ये क्वालिटी होती है डेफिनेट टाइम की। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इनवर्स समझ में आ गया, डेफिनेट समझ में आ गया ना। अब बात कर लेते हैं आईडीएमटी की। आईडीएमटी में क्या हुआ, तो देखो इनवर्स की बात करें तो इसके कुछ अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, डेफिनेट के कुछ अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। हम बात कर रहे हैं भैया आईडीएमटी की, हम क्या करेंगे इन दोनों को मिला देंगे। तो आईडीएमटी में क्या होता है, इसके अंदर इनवर्स टाइम के भी ऑपरेशन है, इनवर्स वाला भी है और डेफिनेट वाला भी है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात है? तो अगर मान के चलते हैं हमारा फॉल्ट करंट, अब फॉल्ट करंट दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। हमने कहा 10 एम्पीयर के ज्यादा अगर होगा तो इट विल ट्रीट एज अ फॉल्ट करंट, 10 एम्पीयर को हम फॉल्ट करंट ट्रीट करेंगे। तो 10 से अगर मान के चलते हैं 30 एम्पीयर के बीच में फॉल्ट करंट है, तो वहां पे ऑपरेशन होगा एज पर इनवर्स, और 30 के ऊपर चला गया अगर, तो वहां पे ऑपरेशन होगा डेफिनेट। समझ में आ रही? तो हमने क्या करा, फॉल्ट को दो कैटेगरी में बांट दिया। अगर ये कहलाएगा लो फॉल्ट करंट, ठीक है, और ये कहलाएगा हाई फॉल्ट करंट। सही? तो अगर हाई फॉल्ट करंट है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा करंट, फॉल्ट करंट जो है वो एकदम से 30 ही एम्पीयर फ्लो होता है 30 के ऊपर, तो रिले हमारी 0.01 सेकंड में ट्रिप हो जाएगी बिना कुछ डिले करे। लेकिन अगर फॉल्ट करंट 10 से 30 एम्पीयर के बीच में, यानी कि लो कैटेगरी में चल रहा है, फॉल्ट तो 10 को ऊपर जाएगा तो फॉल्ट ही हुआ, लेकिन 10 से 30 मतलब लो फॉल्ट करंट है। तो अगर लो फॉल्ट करंट में चल रहा है, तो ऐसे केस में हमारी जो आईडीएमटी रिले है, इट वर्क्स एज अ इनवर्स रिले। इनवर्स रिले मींस जो टाइम ऑफ ऑपरेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फॉल्ट करंट के। समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली जो होता है, ये जो फीचर होता है, ये दोनों हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। तो डेफिनेट में क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फॉल्ट करंट। तो अगर 30 एम्पीयर तक का 10 से 30 एम्पीयर है, तो इट शुड बी कंसीडर एज अ फॉल्ट, लेकिन जो रिले होगी वो इनवर्स रिले की तरह ऑपरेट होगी, मतलब देयर शुड बी अ डिले इन ऑपरेशन, तो डिले फीचर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर फॉल्ट करंट 30 के ऊपर चला गया, मतलब डेंजरस कंडीशन में आ गया, हाई फॉल्ट करंट में आ गया, तो रिले जो होगी वो ऑपरेट होगी एज अ डेफिनेट रिले। और ऐसे केस में हमारा क्या होगा, ऐसे केस में रिले जो होगी वो एकदम से ट्रिप हो जाएगी, वो इंतजार नहीं करेगी। तो डिले, देयर शुड नॉट बी एनी टाइम डिले। ठीक है, तो जो डेफिनेट टाइम, डेफिनेट वाला जो फीचर है, इसके अंदर कोई भी नो टाइम डिले, जबकि जो इनवर्स वाला रीजन है इसके अंदर डिले का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। तो इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी ऐसी रिले होती है जिसमें टाइम डिले का कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली इनवर्स में टाइम डिले का होगा और डेफिनेट में टाइम डिले का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, डेफिनेट में तुरंत ही, मतलब डेफिनेट है बिल्कुल, इस समय जाके उसको रिले को ट्रिप हो जाना है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो आयु समझ में आ गया होगा, यहाँ पे इतना ही रखते हैं। नाउ फर्दर जब हम लोग बात करेंगे, तो ऐसे ही कोई भी टॉपिक हम लोग जब चर्चा करेंगे, तो मैं उसमें उस कॉन्सेप्ट को भी पूरा इंप्रूव समझा दूंगा आपको, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर कर लूंगा। तो आयु अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।